नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। टोटल 8 से 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आप सबको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल दोस्तों ये पर्टिकुलर पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड हो चुकी है। हर्षित द्विवेदी वीडियोस नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे इसको सर्च मार सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल यहाँ पे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो मेरी वेबसाइट है www.harshitdwivedi.com या फिर मेरी जो एप्लीकेशन है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी आपको एक पर्टिकुलर टेलीग्राम पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो एक बार इस टेलीग्राम पीडीएफ को रेफर कर लें। ओवरऑल लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले मैं टेलीग्राम की पीडीएफ अपडेट कर देता हूं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, www.harshitdwivedi.com पे और मेरी ऐप पे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन पे मेंटरशिप कोर्स यूपीएससी 2024 का अवेलेबल है। ऑलरेडी 50 से ज़्यादा मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक टॉपिक्स भी हैं, जीएस पेपर वाइज फोल्डर हैं, स्टैटिक टॉपिक वाइज फोल्डर हैं। आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को रेफर करके पढ़ाई लिखाई अपनी कर सकते हैं। उस मेंटरशिप कोर्स के बारे में मैं थोड़ा आपको और डिटेल में आगे अभी बताऊँगा। तो भैया आज की पहली न्यूज़ कौन सी आने वाली है, तो तमिलनाडु गवर्नर डिसमिसेस मिनिस्टर बैक ट्रैक्स लेटर। तो हुआ ये कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि साहब, इन्होंने पहले एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में सीएम के ऑफिस को यह बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे पुराने सेंथिल बालाजी, उसको वो इमीडिएट इफेक्ट से हटा रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट विद द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर किसका प्रेरोगेटिव है, आपका गवर्नर का प्रेरोगेटिव है। क्लियरली हटाने के रिस्पेक्ट में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन साफ साफ ये बोलते हैं कि भैया अगर मिनिस्टर को हटाना है तो कौन हटा सकता है, चीफ मिनिस्टर हटा सकता है। और या फिर अगर हाउस का कॉन्फिडेंस चला जाता है, ओवरऑल जो एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर है, इसके ऊपर से लेजिस्लेचर का अगर कॉन्फिडेंस चला जाता है तो सरकार को बर्खास्त कर सकता है गवर्नर। अगर किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को बर्खास्त करना है तो वो सीएम के एडवाइस के साथ ही बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन आर.एन. रवि साहब तो आर.एन. रवि साहब है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और बोला कि वो डिसमिस कर रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट किसको, मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी को फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए ये बहुत अजीब है दोस्तों, जिसको संविधान की, भारतीय संविधान की बेसिक नॉलेज है वो भी इस बात को बहुत क्लियरली जानता है कि गवर्नर ऑन हिज ओन किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को स्टेट कैबिनेट से डिसमिस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऐसा कोई एडवाइस आया हो। वैसे मैं यहां पे बता दूं, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन साहब, उन्होंने सेंथिल बालाजी के अगेंस्ट एक्शन लिया है। सेंथिल बालाजी के पास जो 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे वो दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स को दे दिए गए हैं, लेकिन सेंथिल बालाजी को कैबिनेट में रिटेन किया गया। उसकी एक वजह यह है कि कहीं ना कहीं सेंथिल बालाजी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स के थ्रू टारगेट किया जा रहा है। तो इस पूरे टारगेटिंग में एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम शुरू हो गया है डीएमके के बीच में और बीजेपी के बीच में। तो बीजेपी के सामने डीएमके भी झुक नहीं रही, ठीक है ना। तो द्रविड मुनित्र कजागम की जो चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब, उन्होंने बोला कि भाई हम ओवरऑल ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी का हमारे खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है इसको अपोज करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंपॉर्टेंट चार्जेस थे कैबिनेट के सेंथिल बालाजी के पास वो तो हटा दिए गया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेंथिल बालाजी विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर हैं अभी तमिलनाडु के कैबिनेट में। तो यहां पे गवर्नर साहब आर.एन. रवि साहब का ये बोलना है कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके खिलाफ इतने सीरियस चार्जेस हैं, आप उसको कंटिन्यू कैसे कर सकते हो कैबिनेट में। और इस बेसिस पे पहले तो आर.एन. रवि साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि मैं डिसमिस कर रहा हूं सेंथिल बालाजी को। बाद में ओवरऑल एक सर्कुलर के थ्रू आर.एन. रवि साहब ने बोला कि ठीक है भाई अभी के लिए मैं अपने इस ऑर्डर को होल्ड पे डाल रहा हूं। कौन सा ऑर्डर, जिसके थ्रू थिरुवी सेंथिल बालाजी को फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस किया था आर.एन. रवि साहब ने। तो पहले एक ऑर्डर निकाल के आर.एन. रवि साहब इनको डिसमिस करते हैं, फिर इनके डिसमिसल को अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। तो देखिए अपने आप में थोड़ा सा अजीब है। देखिए कुछ भी हो जाए, गवर्नर के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर को डिसमिस करने की ताकत नहीं है अनटिल अनलेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस को खो दे। लेजिस्लेचर में अभी भी द्रविड मुनित्र कजागम की मेजॉरिटी है, वही सरकार बना के रखेंगे। तो इस प्रकार से स्टालिन जी के साथ बिना डिस्कस किए यहां पे एक मिनिस्टर को बर्खास्त करना, दिस इज नॉट राइट, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है यहां पे अपने ऑर्डर को खुद ही होल्ड कर दिया। आर.एन. रवि साहब ने नहीं करते तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट से डांट छोड़नी पड़ सकती थी किसको, आर.एन. रवि साहब को। भाई
इलेक्ट्रिसिटी और एक्साइज एंड प्रोहिबिशन के पोर्टफोलियोज थे पहले सेंथिल बालाजी के पास। अभी के लिए दोनों पोर्टफोलियोज दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स को दे दिए गए हैं और सेंथिल बालाजी मिनिस्टर हैं विदाउट अ पोर्टफोलियो। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ईडी इनकी इंक्वायरी ले रहा है, स्टेटमेंट ले रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब यहाँ पे चल रहा है। तो आर एन रवि साहब ने पहले तो डिसमिसल का ऑर्डर निकाला और उसके बाद उसको होल्ड पे डाल दिया। तो फिर वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की पॉइंट्स उठते हैं कि भाई कैसे आप ओवरऑल एक चीफ मिनिस्टर के काम को अपने ऊपर ले सकते हो ऑन योर ओन वॉल्यूशन, जब चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब ने आपको कोई ऑर्डर या आपको कोई ऐसा रिकमेंडेशन दिया ही नहीं रिटर्न में जिसमें ऐसा बोला हो, या ओरली जिसमें ऐसा बोला हो कि आप सेंथिल बालाजी को उनकी मिनिस्ट्री कुर्सी से हटा दो, तो फिर आप कैसे हटा सकते हो उनको कैबिनेट से। ये अलग बात है कि इस समय पे सेंथिल बालाजी के ऊपर जो चार्जेस है बहुत सीरियस है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, कैश फॉर जॉब स्कैम के चार्जेस हैं, तो चार्जेस बहुत सीरियस हैं। उसके साथ साथ स्टेट पुलिस बहुत से क्रिमिनल केसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पिनल कोड भी यहां पे इंप्लीमेंट कर रही है, लगा रही है सेंथिल बालाजी के ऊपर। सेंथिल बालाजी के लिए जो हालत है वो काफी खराब होने वाली है। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां पे भी केस पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट में केस पहुंचा और यह बोला गया कि भाई मिस्टर वी सेंथिल बालाजी के ऊपर इतने सीरियस चार्जेस हैं तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हटाओ। अब जब यहां पे ये केस मद्रास हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एसवी गंगापुर वाला, उन्होंने बोला कि साहब हम ऐसे कैसे हटा दे। आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिट जुरिडिक्शन के अंदर ओवरऑल भले ही आप एक हाई कोर्ट के पास अपनी याचिका लेके चले जाओ और उस याचिका में ये बोलो कि सेंथिल बालाजी के अगेंस्ट इतने सीरियस चार्जेस हैं तो ये कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, ऐसा ठीक नहीं है पब्लिक मोरालिटी के लिए, तो इनको हटाओ। यहां पे एसवी गंगापुर वाला साहब ने साफ साफ बोला कि संविधान के हिसाब से अगर गवर्नर यहां पे रिकमेंड करता है क्या, रिमूवल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सेंथिल बालाजी को उनकी पोस्ट से रिमूवल के लिए अगर गवर्नर साहब रिकमेंड करते हैं और उनके रिकमेंडेशन के बावजूद भी सेंथिल बालाजी जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हुए, तब तो यहां पे मद्रास हाई कोर्ट कुछ कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर पास ही नहीं हुआ गवर्नर की तरफ से, तब हम क्या कर सकते हैं, तो अपने हाथ खड़े कर दिए चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने। अब भैया जब एसवी गंगापुर वाला जी जो कि चीफ जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट को, उन्होंने ये बोला कि गवर्नर पहले रिमूवल का ऑर्डर पास करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर ऑन हिज ओन वॉल्यूशन पास कर सकता है। भैया देखिए, आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बोला गया है कि गवर्नर शेल अपॉइंट मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, तो भैया चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर के द्वारा, और ये भी कन्वेंशन है कि गवर्नर अगर किसी मिनिस्टर को हटाएगा तो उसको चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही हटाएगा, ऑन हिज ओन वॉल्यूशन नहीं हटा सकता। तो अगर एसवी गंगापुर वाला जो कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये बोला कि गवर्नर हटाने का ऑर्डर इशू करता तब हम कुछ करते, उसका मतलब ये था कि स्टालिन साहब पहले रिकमेंड करेंगे रिमूवल ऑफ सेंथिल बालाजी फ्रॉम कैबिनेट, उसके बाद ही गवर्नर यहां पे हटाने का ऑर्डर पास कर सकता है। ऐसा कोई रिकमेंडेशन एमके स्टालिन साहब की तरफ से नहीं दिया गया। स्टालिन साहब ने इनके पोर्टफोलियो जरूर हटा दिए हैं, लेकिन ये मिनिस्टर हैं कैबिनेट में। स्टालिन साहब भी यहां पे अड़ गए हैं ओवरऑल केंद्र की सरकार के अगेंस्ट कि ठीक है तुम हमें डराओगे, हम डरने वाले हैं नहीं। तो बेसिकली पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है यहां पे। आर एन रवि साहब को यहाँ पे अपने एक्शंस थोड़ा और कैलकुलेटेड तरीके से लेने चाहिए। ठीक है, ओवरऑल उन्होंने अपने डिसीजन को टेक्निकल होल्ड जरूर डाल दिया है। डेफिनेटली अगर इनका ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको बड़ी हैवी डांट सुनने को मिल सकती थी। ठीक है भाई, तो ये आप कह सकते हो कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसमें पर्टिकुलर न्यूज़ काम आ सकती है। दोस्तों थोड़ा सा गैप लेके आपको मैं यूपीएससी सीएससी 2024 के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा। नवंबर 2024 तक लगभग 18 महीनों तक इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम के मेन पेज पे दोस्तों आपको जीएस पेपर वाइज फोल्डर मिल जाएंगे, प्रीलिम्स टिडबिट्स के थीम बेस्ड टॉपिक्स के, मेंस करंट टॉपिक्स के टिडबिट्स के फोल्डर्स मिल जाएंगे। प्लस मैंने कुछ फोल्डर्स यहाँ पे ओवरऑल स्टैटिक टॉपिक्स के भी बनाने शुरू कर दिए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का दिख रहा है, इकोनॉमिक्स का फोल्डर आएगा, इन्वायरमेंट का फोल्डर आएगा, आर्ट एंड कल्चर का फोल्डर आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का फोल्डर आएगा। इस प्रकार के फोल्डर्स आएंगे। आप देख सकते हो कि मेन पेज पे वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल हैं और जो पीडीएफ है डिटेल्ड वो भी अवेलेबल है। इन पीडीएफ्स को मैंने इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया है और वीडियोस में एक्सप्लेन करते वक्त आपको नोट्स में क्या इनकॉर्पोरेट करना है ये भी मैंने आपको बताया। कल जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली है, ठीक है ना, लगभग 1.5 घंटे की, इसमें मैंने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं। मिलेट्स के कल्टीवेशन के बारे में, इंडिया इजिप्ट रिलेशंस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट संपर्क नागालैंड,
और उसके साथ साथ इंडियन फेडरलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटीज, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों जो कि मेन से पूछे जा सकते हैं और इनको एक्सप्लेन करते वक्त इनसे रिलेटेड जो प्रीलिम्स की कंटेक्चुअल थीम है ये भी मैं आपके लिए कवर करता हूँ। ओवरऑल ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। डेली के बेसिस पे एडिटोरियल तो मैं आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ। ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटेड बेसिस पे पूरे साल में आपकी यूपीएससी की तैयारी को असर्ट करेगा। साथ साथ जो लोग यूपी पीसीएस या फिर किसी और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट यहां पे जरूर नहीं कवर किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जनरल जीएस स्टडीज का सारा कंटेंट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली यूजफुल आ सकता है आपके एग्जाम में, चूंकि वन लाइनर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूज भी मैं यहां पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो एक बार के लिए आप इस मेंटरशिप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बस आपको एक चीज और करनी है कि आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जो कि मैंने बहुत हद तक अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है। तो आप इस टेस्ट को अवेल करके बेनिफिट उठा सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, डिटेल्ड कवरेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। इसको अवेल करने के लिए आप www.harshitdwedi.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ, या ऐप पे जा सकते हैं हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल कर चुके हैं और वहाँ पे आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। एक ही कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे, उसको आप चाहो तो अवेल कर लो। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कोर्स थोड़ा महंगा है। देखिए महंगा नहीं दोस्तों, जिस हिसाब का कमिटमेंट है और जिस हिसाब से यहाँ पे मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लॉन्ग टर्म में, ये कोर्स आपको उतना ही यूजफुल लगेगा। फिर डायमंड सिटी इन डिस्ट्रेस, यहाँ पे बात हो रही है भाई सूरत की। सूरत को इंडिया की केवल टेक्सटाइल सिटी नहीं बोला जाता है, इसको इंडिया की डायमंड सिटी भी बोला जाता है। यहां पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये जो डायमंड का बिजनेस है, कटिंग का, पॉलिशिंग का, ये बिल्कुल ठप सा हो गया है। वैसे देखा जाए तो सूरत की डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो छुट्टियां होती थी वो केवल दीपावली में होती थी, या फिर आप कह लो ओवरऑल कोई वैकेशन आ रहा होली जैसा तभी होती थी। लेकिन इस साल एक मैंडेटरी 2 हफ्ते की समर वैकेशन दी गई है लोगों को, और ऑब्वियस सी बात है उस समर वैकेशन 2 हफ्ते में उनको तनख्वाहें नहीं दी गई। सूरत एक इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग सेंटर है, वो आज से इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग सेंटर नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में अर्ली 17वीं सेंचुरी में लगाई थी। ये हब है इंडिया की डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। अभी के समय पे सूरत में डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वर्कर्स की सैटरडे संडे दोनों हॉलीडे होती है, पहले केवल संडे ऑफ रहता था। रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स यहाँ पे आ गए, जिसके चलते रिड्यूस्ड सैलरी मिल रही है ओवर लोगों को। अगर आप देखो तो पिछले 3 महीनों में 10 डायमंड वर्कर्स सुसाइड कमिट कर चुके हैं। सूरत डायमंड वर्कर्स यूनियन का यह बोलना है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से ये सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर रहे हैं तो जो ओवरऑल डायमंड फैक्ट्री के ओनर्स हैं वो इस पर्टिकुलर इल्जाम को रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो सूरत के डायमंड ओनर्स हैं, ट्रेड फैसिलिटी वाले फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो तो यही बोलेंगे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो डायमंड रिलेटेड यूनियन है, डायमंड वर्कर्स की यूनियन, उसका यह बोलना है कि भाई चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शंस लगने के चलते डायमंड का बिजनेस सूरत में बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, उसी के चलते ओवरऑल यहाँ पे ये वर्कर्स सुसाइड कर रहे हैं। नवंबर 2022 के बाद से जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टैगर्ड और रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स पे ऑपरेट कर रही हैं। सप्लाई और डिमांड डायमंड्स की यहाँ पे पूरी तरीके से अफेक्टेड है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। सूरत में अगर आप देखो तो दुनिया के 10 में से 9 रॉ डायमंड आते हैं, प्रोसेस होते हैं, कट होते हैं, पॉलिश होते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि छोटी मोटी फैक्ट्रीज में नौकरी ढूंढने की बजाय जो सूरत के डायमंड वर्कर्स हैं वो बड़ी फैक्ट्रीज में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसी फैक्ट्री जहां पे 5,000 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाए, जो कि वहां पे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वाला हिसाब होता है, हॉट मील्स मिलते हैं। और ओवरऑल अब तो कुछ लोग यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री में नौकरी ढूंढना छोड़ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है, छोटे फर्म्स में तो नौकरियां ढूंढना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कब निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप देखो तो जो 5,000 फैक्ट्रीज हैं, बड़ी फैक्ट्रीज हैं आपकी सूरत की डायमंड की, वो 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, जिसमें 7.5 लाख तो डायमंड वर्कर्स हैं। और ये सारे के सारे यूनिट्स इस समय पे डिस्ट्रेस में चल रहे हैं। 2022 में $2.43 बिलियन का था ग्लोबल डायमंड मार्केट। ये 2027 तक $3.41 बिलियन का हो सकता है। ओके ना। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की अगर बात की जाए तो इसका डाटा क्या बोलता है? इसका डाटा ये बोलता है कि मई 2023 में जो ओवरऑल ग्रॉस एक्सपोर्ट था कट और पॉलिश डायमंड का, वो था $1723.17 मिलियन।
अब अगर आप देखो तो पिछले साल के रिस्पेक्ट में ये 17.52% कम है। कुल मिला के मतलब क्या बताया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स आपको क्या बताया जा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स आपको ये बताए जा रहे हैं कि ओवरऑल इंडिया में जो कटिंग और पॉलिशिंग होती थी डायमंड्स की वो कम हो रही है। अब ये कम क्यों हो रही है इसको यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूरत की जो डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट्स थी ये पर्टिकुलर जिन डायमंड्स को प्रोसेस करती थी, 1/3 डायमंड्स आते थे रशिया से। जी हाँ, 1/3 रफ और रॉ डायमंड्स कहां से आ रहे हैं? रशिया से। रशिया वाज अ मेजर, मतलब इज अ मेजर डायमंड प्रोड्यूसर। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद चीजें यहां पे बहुत हद तक बदल गई हैं। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स का यहां पे बोलना है, एक फैक्ट्री ओनर और ट्रेडर है, उनका यह बोलना है कि पिछले 6 सालों में इतना गंदा रिसेशन डायमंड इंडस्ट्री में सूरत में कभी देखने को नहीं मिला। श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स के यहां पे जो ओनर है वो कुछ ऐसा यहां पे बता रहे हैं। देखिए क्या है, अमेरिका में, यूरोप के मार्केट में कार्टियर और ल्यू विटिन जैसे ब्रांड्स आपने सुने होंगे जो डायमंड के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो क्या होता है कि साउथ अफ्रीका से, चाइना से, आपका रशिया से रॉ डायमंड्स इंडिया के अंदर आते हैं, कट होते हैं, पॉलिश होते हैं, और आप कह लो रेडीमेड बड़े जो डायमंड्स हैं और ओवरऑल कह लो कि रॉ बड़े डायमंड्स यहाँ पे बनते हैं, वो फिर यूएस और यूरोप के मार्केट्स में जाएंगे और वहां पे डायमंड फैक्ट्री में मेन डायमंड ज्वेलरी बन के बाहर निकलेंगे। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे जो छोटे मोटे ट्रेडर्स भी हैं सूरत के अंदर, उन्होंने भी 80 करोड़ तक के प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स को इंस्टॉल कर रखा है इन डायमंड्स की कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग के लिए। रॉ डायमंड्स कहां से आते हैं इंडिया के सूरत में? रशिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, बोट्सवाना से। ओके, अगर आप देखो ज्यादातर जो 50% फिनिश प्रोडक्ट है इंडिया के डायमंड्स का वो कहां जाता है? यूएस में जाता है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया में पूरा कंज्यूम नहीं होता है। इंडिया इज जस्ट अ हब। इंडिया के अंदर डायमंड आएगा, कट होगा, पॉलिश होगा, प्रोसेस होगा और फिर इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएगा। ज्यादातर यूरोप, मिडिल ईस्ट, चाइना और यूएस में जाएगा। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर ने सारे सामंजस्य यहां पे बदल दिए। क्यों? सबसे पहली बात, यूएस और यूरोपियन मार्केट का यह बोलना है कि वो ऐसे डायमंड्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे जिनका ओरिजिन रशिया से। अब इंडिया के सूरत में जितने भी डायमंड प्रोसेस हो रहे हैं 33%, 1/3 कहां से आ रहे हैं? रशिया से आ रहे हैं। तो रशिया से आने वाले डायमंड को तो हम किसी हिसाब में इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा यूएस और यूरोपियन यूनियन बोल रहा है। तो भैया इंडिया के अंदर जो रशिया से डायमंड आ रहे हैं उनको एक्सपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फिर सप्लाई लाइंस वेरीफाई होती हैं। कुछ ओवरऑल मेजरमेंट मैट्रिक्स को यहां पे डिप्लॉय किया गया जिसके थ्रू ओवरऑल ऐसा बोला जा रहा है कि रशियन ओरिजिन के डायमंड्स को पता कर लिया जाएगा। हालांकि सूरत के अंदर जो डायमंड प्रोसेसिंग वाले लोग बैठे उनको अभी तक ये नहीं पता है कि वो कैसे पता करेंगे, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको सिर्फ डायमंड को एनालाइज करके पता कर लिया जाएगा कि ये रशिया में पैदा हुआ है। फिर अगर आप देखो तो इस साल मई में G7 समिट हुई जापान में। वहां पे जो लीडर्स थे मेंबर कंट्रीज के G7 के, उन्होंने वाव किया कि जो डायमंड्स माइन हुए, प्रोसेस हुए या प्रोड्यूस हुए रशिया में, उनको यूएस और ईयू में कंज्यूम नहीं किया जाएगा। तो किसी भी हालात में यहां पे रशियन ओरिजिन डायमंड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर रही हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज, और इसका इंपैक्ट सूरत में भी देखने को मिल रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने अनाउंस किया कि रशियन डायमंड इंपोर्ट वो बंद कर देंगे। यूएस, न्यूजीलैंड, बहामास ये भी स्टेट ओन रशियन डायमंड माइनर अल्रोजा के साथ अपने ट्रेड लिंक्स को कैंसिल कर रही हैं। और सूरत के अंदर ज्यादातर डायमंड्स कहां से आते हैं? अल्रोजा से ही आते हैं। बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर सूरत प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज कहां से आती है? अल्रोजा से आती है। ठीक है, तो इस हिसाब में अगर भारत सरकार इंटरवीन भी करती है, रशिया में पेमेंट्स भी फैसिलिटेट करवाती है, रशिया से इंपोर्ट को जैसे तैसे करके लेके भी आती है, तो भी सूरत के जो डायमंड प्रोसेसर्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा एंड में उसको बेचोगे कहां? यूएस और यूरोपियन यूनियन तो साफ साफ बोल रहे हैं कि वो रशियन ओरिजिन के डायमंड्स को खरीदेंगे ही नहीं। तो अपने आप में थोड़ी टेंशन तो देखो यहां पे हो गई है। ठीक है, ये चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। तो अब इसमें किया क्या जाए? भाई देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर एक ऐसा फैक्टर है जिसमें ओवरऑल इंडियंस, भारत सरकार, सूरत के ट्रेडर्स ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अभी के लिए हम कर ये सकते हैं कि जो लेबर डिप्लॉयड है रशिया की डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उनको देखिए कुछ बेनिफिट्स दिया जाए, उनकी नौकरियां ना ली जाए, उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पे गारंटी की जाए, उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी गारंटी की जाए। ज्यादातर ये जो डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, ओवरऑल इनका अमाउंट ऑफ पैसा इनके काम के साथ लिंक्ड है। काम करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। तो पहली बात तो इनको ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, पीएफ, ग्रेच्युटी और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं इनको प्रोवाइड किए जाए, ठीक है ना। बिना नोटिस के जो इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है वो रोका जाए। पिछले हफ्ते अगर आप देखो तो लक्ष्मी डायमंड के 500 वर्कर्स, ये लक्ष्मी डायमंड ओन करते हैं गजेरा ब्रदर्स, ये स्ट्राइक पे चले गए। बोला गया कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन तनख्वाह इनकी बढ़ाई नहीं गई। तो भाई तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। ओवरऑल ये डायमंड प्रोसेसिंग में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, इनकी ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और सेफगार्ड सोशल सिक्योरिटी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो ग्रीडी डायमंड ओनर्स हैं वो ओवरऑल अपने वर्कर्स की बेनिफिट के लिए ज़्यादा काम करते नहीं। जब पैंडेमिक आया था तो भी महीनों के लिए फैक्ट्री बंद हो गई, कोई तनख्वाहें नहीं मिली। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, तो इन डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट न्यूज, ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस। देखिए इसमें रिपीटेड इंफॉर्मेशन ही, ज़्यादा कोई नई इंफॉर्मेशन है नहीं। केंद्र की सरकार ने नियम कानून बनाया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उस व्हीट और राइस के ऊपर जो कि ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेचा जाएगा। इसके चलते तमिलनाडु और कर्नाटका की राज्य सरकारों के जो प्रोक्योरमेंट प्लान हैं वो अफेक्ट हो गए। तो पहले 3000 मेट्रिक टन तक का गेहूं और चावल एक बार में ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेचा जा सकता था। अब इस पर्टिकुलर लिमिट को 10 से 100 मेट्रिक टन कर दिया गया। तो आप एक बार में 10 से 100 मेट्रिक टन ही एफसीआई से खरीद सकते हैं, और वो भी आप ओवरऑल सीधे मार्केट में बेचने के लिए खरीदेंगे, किसी बल्क परचेजर को नहीं खरीदेंगे। मतलब राज्य की सरकारों को साफ साफ मना कर दिया है कि भाई आप ओपन मार्केट सेल स्कीम में गेहूं और चावल नहीं खरीद सकते। तो ये जो केरला की सरकार हो गई, कर्नाटका की सरकार हो गई, तमिलनाडु की सरकार हो गई, तमिलनाडु में बीजेपी अभी भी इलेक्शन हारी, तो अन्न भाग्य स्कीम जो है जिसके अंदर एडिशनल एलोकेशन की बात की है कांग्रेस की सरकार ने, जिसने कर्नाटका में सरकार बनाई है, अब उनको अपनी अन्न भाग्य स्कीम के लिए गेहूं चावल ही नहीं मिल पा रहा है। तो अपने आप में चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रखी हैं यहाँ पे राज्य की सरकारों के लिए। केंद्र की सरकार ने और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि भैया हम ओपन मार्केट सेल स्कीम में आपको गेहूं चावल नहीं दे सकते। वजह क्या है? वजह भाई इन्फ्लेशन को टेम करना। एक तो एल नीनो आ रहा है, तो इस मॉनसून की खेती के बाद जो हार्वेस्टिंग होगा उसमें जो टोटल प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन, वो कम हो सकता है। उस कम प्रोडक्शन के चलते जो सेंट्रल पूल मेंटेन करना है व्हीट का, राइस का, ये यहां पे कुछ हद तक क्वांटिटी में इफेक्ट हो सकता है। तो हम राज्य की सरकार को सीधे सीधे ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर गेहूं चावल नहीं बेच सकते। तो अब राज्य की सरकार के पास ऑप्शन क्या बचता है कि मार्केट में जाके खरीदो। जो चीज़ 35 रुपए में ओपन मार्केट सेल स्कीम में मिल रही थी वो 50-55 रुपए की मिलेगी राज्य की सरकारों को। तो ऑब्वियसली बात है, इनके लिए चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। फिर आगे, इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्लेज वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन। तो इंडिया का जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड 6 लार्ज टेलीस्कोप्स है। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग एविडेंस कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स यूजिंग पल्सर ऑब्जर्वेशंस। देखिए क्या है, दुनिया भर में ओवरऑल टेलीस्कोप्स डिप्लॉय करके रखे गए, इंडिया के अंदर भी डिप्लॉय करके रखा गया। पुणे डिस्ट्रिक्ट में नारायण गांव के पास जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये रेडियो टेलीस्कोप अभी के लिए क्या कर रहा है? पल्सर ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। अब आप बोलोगे सर कि ये पल्सर ऑब्जर्वेशंस क्या होती है? तो देखिए, पल्सर्स को मॉनिटर करना, पल्सर बेसिकली नेचर की बेस्ट क्लॉक्स हैं और इन पल्सर्स को मॉनिटर किया जा रहा है दुनिया के 6 सबसे सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप्स के द्वारा, जिसमें इंडिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप आपका GMRT भी इन्वॉल्व है। ओवरऑल इस GMRT में जापान और यूरोप की एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स भी डिप्लॉयड है। तो बेसिकली ये जो पल्सर ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर GMRT रेडियो टेलीस्कोप में, ये एक हिंट ऑफ एविडेंस देते हैं कि रिलेंटलेस वाइब्रेशंस हो रहा है फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स में। किसकी वजह से? अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से। ये ग्रेविटेशनल वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ डांसिंग मॉन्स्टर ब्लैक होल पेयर्स, जो कि अपने आप में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से। और ये सब ओवरऑल कहाँ बोला गया? तो स्टेटमेंट इशूड बाय सिटी बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। तो ये जो टीम है GMRT में जो ऑब्जर्वेशंस कर रही है, ठीक है ना, मेंबर्स ऑफ पल्सर टाइमिंग एरे एंड इंडियन पल्सर टाइमिंग एरे के कंसोर्टिया ने अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया है 2 पेपर्स में, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में। और यहाँ पे ये बताया है कि भाई GMRT के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बोला जा सकता है कि मिलियंस और बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर जो डांसिंग मॉन्स्टर स्टार्स हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स को एमिट कर रहे हैं, और उन ग्रेविटेशनल आप कह लो वेव्स को यहाँ पे ये GMRT डिटेक्ट कर रहा है। किसके फॉर्म में? पल्सर्स के फॉर्म में। पल्सर्स क्या है? दीज आर टाइप ऑफ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर existence essentially embers of dead stars which are present in our galaxy। तो भैया हमारी गैलेक्सी के अंदर
आप कह सकते हो कि कुछ डेड स्टार्स प्रेजेंट है, इन डेड स्टार्स से आप कह लो ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रही हैं और इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को GMRT जो टेलीस्कोप है वो डिटेक्ट कर रहा है। पल्सर एक प्रकार का कॉस्मिक लाइट हाउस है जो कि रेडियो बीम्स को एमिट करता है और ये रेडियो बीम्स अर्थ के आसपास से गुजरती हैं, इनको ही यहाँ पे कैच किया जा रहा है GMRT के द्वारा। ठीक है, एक साइंटिफिक आर्टिकल। अब ये साइंटिफिक आर्टिकल किस प्रकार से प्रीलिम्स या मेंस में आएगा? मेंस में तो देखिए सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती और प्रीलिम्स में आप एलिमिनेशन के बेसिस पे या फिर कह लो स्मार्ट आंसरिंग के बेसिस पे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम अगस्त 15 ओनली डिजिटल पेमेंट्स इन पंचायत। तो डिजिटलाइजेशन के रिस्पेक्ट में एक स्टेप आगे और बढ़ रही है हमारी केंद्र की सरकार। यूनियन ने पंचायती राज मिनिस्टर ने क्या बोला है कि इंडिया में जितनी भी पंचायत हैं अब वो मैंडेटरी डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करेंगी डेवलपमेंटल वर्क के लिए। तो पंचायत में अगर कोई रेवेन्यू कलेक्ट करना है या डेवलपमेंटल वर्क के लिए पेमेंट करनी है तो पैसों का पेमेंट UPI इनेबल्ड ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से होगा। अब कैश चेक में पेमेंट नहीं किया जाएगा। सारी पंचायत को UPI कॉम्प्लायंट बनाया जाएगा। राज्य की सरकारों को ये निर्देश दिए गए और साफ साफ बोली गई कि राज्य की सरकार अनाउंस करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे UPI कॉम्प्लायंट पंचायत। ठीक है ना। तो चीफ मिनिस्टर्स, MPs, MLAs, सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज के सबको यहाँ पे ये कम्युनिकेशन भेजा गया है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने अपने राज्यों में अर्जेंट बेसिस पे पंचायत को आप डिजिटलाइज करिए। जो सुनील कुमार साहब हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं पंचायती राज मिनिस्ट्री के, इन्होंने बोला है कि 98% ऑफ द पंचायत हैड ऑलरेडी स्टार्टेड UPI बेस्ड पेमेंट्स। ठीक है ना। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू 1.5 लाख करोड़ की पेमेंट यहाँ पे पंचायत की ऑनलाइन ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना। पंचायत को जो पेमेंट होती है उनको डिजिटली की जाएगी। पेमेंट्स इन चेक्स एंड कैश इनको रोका जाएगा। ठीक है ना। इसकी यूनिवर्सल कवरेज होगी। 98 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट 98 ऑलमोस्ट 98% ऑफ पंचायत। सो 98% ऑफ पंचायत को यहाँ पे कवर कर लिया गया। इनमें सारी पेमेंट यूनिवर्सल पेमेंट आप कह लो इंटरफेस के थ्रू UPI के सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन की जाएगी। तो यहाँ पे पंचायत को अपना UPI प्लेटफॉर्म चुनना है। जीपे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबीक्विक, व्हाट्सएप पे, अमेजन पे, भारत पे, जो भी वेंडर्स हैं उनके ऑनलाइन UPI IDs लेनी है। उनकी UPI IDs को ओवरऑल इन पेमेंट गेटवेज के थ्रू एसोसिएट करना है और ओवरऑल जरूरत के हिसाब से, रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से आप कह लो पेमेंट करनी है। कैसे करनी है? चेक में नहीं, कैश में नहीं, UPI डिजिटलाइज करके। फिर आगे विल अपील डिसीजन अगेंस्ट रवांडा पॉलिसी से सुना। आपको पता होना चाहिए ओवरऑल रिपैट्रिएशन की पॉलिसी चला रहा है यूके में क्या हुआ है कि कई बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके इलीगली बहुत सारे लोग यूके की नागरिकता पाने के लिए या यूके में रहने के लिए, यूके के जॉब मार्केट का फायदा उठाने के लिए इलीगली यूके के अंदर घुसते हैं। तो इस इलीगल यूके के अंदर घुसने को रोकने के लिए एक रवांडा पॉलिसी लेके आई थी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने इस पॉलिसी को नाम दिया स्टॉप द बोट स्ट्रेटजी। तो जो माइग्रेंट्स इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके यूके के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और यूके में असाइलम लेने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाई गई है अनटिल एंड अनलेस उनकी असाइलम की कंडीशन के ऊपर डिसीजन होगा, उनको एक फ्लाइट पे उठा के रवांडा भेज दिया जाएगा। तो जब तक उनकी असाइलम सीकिंग की आप कह लो रिक्वेस्ट के ऊपर परमिशन लिया जाएगा तब तक वो रवांडा में रहेंगे और इसके लिए यूके की सरकार रवांडा को एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ पैसा भी देगी। समझ गए? तो यूके की सरकार ने अपनी स्टॉप द बोट्स पॉलिसी के अंदर रवांडा को एक लमसम अमाउंट ऑफ $1 मिलियन दे दिए। तो जो भी लोग इलीगली यूके के अंदर बोट पे घुसने की कोशिश करेंगे फिर असाइलम सीख करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनका पूरा केस जुडिशरी के पास जाएगा, यूके की सरकार के पास जाएगा, उसमें कई महीने या साल लग सकते हैं। तब तक ओवरऑल ये लोग जो जैसे तैसे करके यूके में घुसे थे इनको बिठाया जाएगा फ्लाइट में और रवांडा भेज दिया जाएगा। ये तब तक रवांडा में रहेंगे। अब इस बात को लेके कुछ लोग चले गए यूके की हाई कोर्ट में। यूके की हाई कोर्ट ने लास्ट दिसंबर में बोला कि नहीं भाई ये रवांडा वाली पॉलिसी देखिए ठीक है, लेकिन यूके की सरकार के इस डिसीजन के अगेंस्ट असाइलम एड नाम की एक चैरिटी ने अपील फाइल कर दी कोर्ट ऑफ अपील में और कोर्ट ऑफ अपील ने 2-1 मेजॉरिटी से बोला है कि जो स्टॉप द बोट्स आप कह लो पॉलिसी है, रवांडा पॉलिसी है, ये रवांडा पॉलिसी गलत है। ये कोर्ट ऑफ अपील का बोलना है कि ये रवांडा पॉलिसी कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ इन माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जाती है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए ओवरऑल जब तक ये लोग रवांडा में हैं तब तक कोई श्योरिटी नहीं है इस बात की कि इनको रवांडा से उठा के इनकी होम कंट्री में नहीं भेजा जाएगा। मान लो सीरिया, अब सीरिया से जैसे तैसे लोग भाग के कैसे तैसे घुसे यूके में उनको फ्लाइट में बैठाया गया, रवांडा भेज दिया गया। अब रवांडा में हो सकता है वो लोग ना रहें, तो कुछ लोग अपनी बुरी कंडीशंस के चलते रवांडा से सोचेंगे चलो यार सीरिया ही चलते हैं, रवांडा में रह के क्या करेंगे, हम तो यूके जाने के लिए आए थे। तो सीरिया में पहुंच के ओवरऑल उनको उनकी सिक्योरिटी पे, उनकी सेफ्टी पे परेशानी हो सकती है।
तो भैया कोर्ट ऑफ अपील ने यहां पे बोला कि देयर आर सब्सटेंशियल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट इंडिविजुअल सेंट्स टू रवांडा वुड बी रिटर्न टू देयर होम कंट्रीज वेयर दे फेस परसिक्यूशन और इनह्यूमन ट्रीटमेंट व्हेन इन फैक्ट दे हैव अ गुड क्लेम फॉर असाइलम। तो जब इनके पास असाइलम का क्लेम अच्छा है तो इनको रवांडा भेजना सही नहीं है, क्योंकि रवांडा के खुद के हालात बहुत ख़राब हैं। तो रवांडा जाके पूरे चांसेस हैं कि फिर ये अपनी होम कंट्री में वापस जाएंगे और वहाँ पे इनको परेशानियाँ या फिर कह लो डेथ ये सब फेस करनी पड़ सकती है। तो ये जो स्टॉप द बोट स्ट्रैटेजी है यूके की सरकार की गलत है। ऋषि सुनाक साहब ने बोला है कि ये कोर्ट ऑफ अपील के इस पर्टिकुलर डिसीजन को यूके की सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मतलब यूके की सरकार पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश कर रही है कि स्टॉप द बोट स्ट्रेटजी। देखिए यूके की सरकार की ये जो पॉलिसी है बहुत इफेक्टिव है। होता क्या है कि बड़ी तादाद में असाइलम सीकर्स माइग्रेंट्स यूके पहुंच जाते हैं। अब यूके में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक लीगल सिस्टम है, तो इन असाइलम सीकर्स को पता है कि जब तक लीगल सिस्टम चलेगा तब तक ये यूके में रह सकते हैं, कुछ ना कुछ काम कर ही लेंगे। धीरे धीरे करके इनका जो क्लेम है यूके में रहने का स्ट्रांग हो जाएगा। यूके की सरकार ने भी मास्टर स्ट्रोक चला। यूके की सरकार ने बोला तुम आ जाओ, तुम्हारा जब तक लीगल सिस्टम चलेगा तब तक तुमको फ्लाइट में बिठा के रवांडा भेज देंगे, तुम यूके के अंदर रह ही नहीं पाओगे। तो यूके की सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। तो जितने भी माइग्रेंट सीकर्स थे टेंशन में आ गए। एक तो बड़ी मुश्किल से इंग्लिश चैनल क्रॉस करो, उसके बाद ही फ्लाइट में बिठा के तुमको रवांडा भेज दिया जाएगा, यूके में तुम रह नहीं पाओगे। तो अपने आप में स्टॉप द बोट स्ट्रेटजी एक मास्टर स्ट्रोक है यूके की सरकार का। इस मास्टर स्ट्रोक को जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट ऑफ अपील में केस फाइल किया और जीत गए। अब यूके की सरकार बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट यूके की क्या बोलती है। ठीक है भाई, फिर आगे बात करते हैं अनरेस्ट स्प्रेड इन फ्रांस और पुलिस शूटिंग ऑफ टीन। इसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। नाहिल नाम के एक नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट के टीनेजर की यहाँ पे मौत हो जाती है। ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखता है कि पुलिस वाले क्लोज रेंज से नाहिल को गोली मार देते हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो जो फ्रांस के डेमोग्राफिक्स हैं वो थोड़े यहाँ पे समझने पड़ेंगे। ओवरऑल फ्रांस की आबादी है 6 करोड़ 30 लाख, इसमें से 50 लाख ब्लैक्स हैं और लगभग 70 लाख आपके अरब्स हैं जो नॉर्थ अफ्रीका के देशों से आके पर्टिकुलरली फ्रांस में सेटल हुए। अब ऐसा बोला जाता है कि फ्रांस की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, उसके अंदर एक इनहेरेंट रेसिज्म है, बायस है इन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, और अक्सर कर ये बायस अलग अलग प्रकार से नजर आता है। तो इसी बायस के चलते यहाँ पे नाहिल को गोली मारी गई, लेकिन उसके बाद फ्रांस में आग सी लग गई है। बहुत सारी म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स को जला दिया गया। नांटेरे नाम की जगह पे जहाँ पे ये एक्ट हुआ था, वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स है पेरिस का, वहाँ पे पहले तो एक पीसफुल मार्च हुई, लेकिन उस पीसफुल मार्च के बाद बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आए, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को वायलेंट कर दिया। तो पूरे फ्रांस में 40,000 पुलिस पर्सन को डिप्लॉय किया गया। अकेले पेरिस में 5,000 पुलिस पर्सन को डिप्लॉय किया गया। और अपने आप में ओवरऑल ये जो इवेंट है, आप कह सकते हो फ्रांस इज बेसिकली बर्निंग। अब इस प्रकार के इवेंट्स दोस्तों डिजायरेबल नहीं होते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में राइट विंग और कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को एक पुश देते हैं। ओवरऑल अब फ्रांस में इतना बवाल हो रहा है, तो इस बवाल के चलते जो कंजर्वेटिव हार्डलाइन राइट विंग ग्रुप्स हैं पेरिस के, उनको एक और मौका मिल जाएगा अपनी इस आइडियोलॉजी को फैलाने का कि भाई देखो ये बाहर से आए हुए लोग कितना राड़ा फैला रहे हैं, कितना बवाल कर रहे हैं, तो बेटर ये रहेगा कि इनको देश से बाहर निकाल दिया जाए। और ओवरऑल फ्रांस के अंदर जो इंटरनल हार्मोनी है वो और डिस्टर्ब होगी। आगे चलते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे। एडिटोरियल का एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा मेरे को आज। 25 जून को जो ग्रीक के कंजर्वेटिव लीडर हैं, ग्रीस के किरियाकोस मित्सोकाटीस, इन्होंने फिर से इलेक्शन जीत लिया है। इनकी जो राइट विंग न्यू डेमोक्रेसी पार्टी है ना, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीत गई है। 2 महीने पहले एक और इलेक्शंस हुए थे जहां पे इनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन यहां पे इनको पूर्ण बहुमत मिल चुका है। मिस्टर मित्सोटाकीस की पार्टी को 40.55% वोट्स मिले। 300 मेंबर पार्लियामेंट में 158 सीटें इन्हें जीती। जो मेन अपोजिशन पार्टी है सिरिजा पार्टी, उसने 18% वोट्स जीते, 48 सीट्स मिली। जो सेंट्रल लेफ्ट पासोक पार्टी है, जो एक समय पर ग्रीक पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती थी, जिसको केवल 12% वोट मिले, 32 सीटें। और जो फार राइट स्पार्टन्स नई पार्टी है, इसको ओवरऑल 4.6% वोट मिले हैं। इसने भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की एंट्री ले ली है। मित्सोटाकीस की बात की जाए, 2019 में ताकत में आए, एक कैंपेन इन्होंने रन किया इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। कोरोना वायरस पैंडेमिक को इन्होंने इफेक्टिवली टैकल किया, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को डील किया। ग्रीस की इकोनॉमिक रिकवरी इन्होंने अच्छे से करवाई। 2010 में ग्रीस एक बड़े ही सीवियर डेप्ट क्राइसिस में था। यूरोजोन से निकलने की नौबत आ गई थी ग्रीस की। यूरोजोन की बाकी कंट्रीज ग्रीस को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने लगी थी कि ग्रीस अनसस्टेनेबल अमाउंट ऑफ डेप्ट पे जी रहा है। यूए एवरेज से ज्यादा डेप्ट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते जो ग्रीस की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है। ग्रीस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, उनके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए हैं।
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के फंड्स की वजह से ऐसा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग आप कह लो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ग्रीस की लीडर्स की, उसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे जरूर बढ़ी है, लेकिन 2008 के कंपैरिजन में इनकी जीडीपी अभी भी 20% कम है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मिट्सोटाकीस की। खास बात दोस्तों ये है, यहाँ पे ग्रीस में कुछ गड़बड़ चीजें भी हुई हैं। ट्रेन क्रैश में 57 लोगों की मौत हो गई फरवरी में, 200 माइग्रेंट्स की मौत हो गई जब एक बोट ट्रेजेडी हुई, इसमें ज्यादातर पाकिस्तानीज थे। इन इवेंट्स के बावजूद भी ग्रीक के कंजर्वेटिव लीडर यहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अब ये बोट ट्रेजेडी तो पाकिस्तानीज को अफेक्ट कर रही थी ना, ग्रीस के लोगों को तो अफेक्ट कर नहीं रही थी, तो पाकिस्तानियों से उनको क्या ही फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के मिट्सोटाकीस के सामने चैलेंज थे, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में इन्होंने ग्रीस की कमान को बहुत ज्यादा एफिशिएंट तरीके से संभाला, इसलिए इसको यहां पे फिर से इलेक्शन जिता दिए गए। ठीक है, ग्रीस ने अपना हार्ड लाइन स्टांस अगेंस्ट टर्की मेंटेन करके रखा गया। ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में इन्फ्लुएंस के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज के लिए टर्की और ग्रीस आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ते रहते हैं। जब हैगिया सोफिया चर्च को मॉस्क में बदला था यहाँ पे ओवरऑल टर्की ने, तब भी मतलब वर्बल एंड ओपन स्पैट्स हुए थे ग्रीस और टर्की के बीच में। तो जो हार्डलाइन स्टांस है ग्रीस का, कंजर्वेशन नेशनलिज्म है, मुस्लिम मेजॉरिटी ले टर्की के अगेंस्ट, वो भी यहाँ पे चालू है। तो उसके थ्रू नेशनलिज्म उगाते रहते हैं, इकोनॉमी को पुश दे रहे हैं। इसके चलते ग्रीस के जो लीडर है मिट्सोटाकीस, वो कुर्सी पर बने हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें और एक बार मेंटरशिप कोर्स जरूर चेकआउट करें दोस्तों, काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। यू विल डेफिनेटली फाइंड इट यूजफुल। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।